नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित ये सीरीज प्रारंभ की गई है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य इस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व के वीडियोस में क्रमशः 2022, 2021, 2020 तथा 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। आज हम सन 2018 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं, जो कि मूलतः इसमें प्रथम जो प्रश्न है व्याकरण से संबंधित उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो 2018 में पूछे गया जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित उसको हम देख रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम हल करेंगे। ठीक है, जो कि सेक्शन 8 से संबंधित होता है। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेयः। प्रश्न से आपको ज्ञात हो रहा है कि आपको ये प्रश्न जो है संस्कृत भाषा में ही अटेम्प्ट करना है। मतलब आप इसको अपनी माध्यमिक भाषा अथवा अन्य भाषा में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये अनिवार्य है और आपको संस्कृत में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन मिलेगा क्वेश्चंस का। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए नाम से है, तो इसके 10 सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे एक एक मार्क्स के, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अधोनिर्दिष्टाः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेयः, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये उच्चारण स्थान से संबंधित है। वर्ण दे दी है क त प वर्णानाम उच्चारण स्थानानि व्याख्यानि, मतलब इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपको लिखना है संस्कृत भाषा में। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र से क्या होगा, क वर्ण से उच्चारण स्थान कंठः भवति। ठीक है, उसी प्रकार से त वर्ण का उच्चारण स्थान ऋतुलतानां दन्तः सूत्रेण त वर्ण से उच्चारण स्थान दन्तः भवति। प का उपपद्मानीयानां औष्ठौ सूत्रेण प वर्ण से उच्चारण स्थान औष्ठः भवति। तो आप सूत्र से भी लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो आप बता ही सकते हैं। अगला प्रश्न है का गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम लिखिता, अर्थात गुण संज्ञा क्या है और इसका विधायक सूत्र आपको लिखना है। तो गुण संज्ञा के विषय में बात करें तो व्याकरण शास्त्र में अ, ए और औ इन स्वरों को गुण संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका मूल जो सूत्र है गुण संज्ञा विधायक का, वो गुण संधि का अध्ययन गुण सूत्र है, जो कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप इसकी एक लाइन में व्याख्या कर सकते हैं, जैसे अ, ए, औ इन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, कैसे होती है वो आप बताइए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगय संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायताम्, अर्थात प्रगय संज्ञा विधायक सूत्र की व्याख्या करनी है। तो पहले तो सूत्र की व्याख्या करने से पूर्व आपको ये ज्ञात होना जरूरी है कि प्रगय संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तभी आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो एक सूत्र आता है इदुदेह द्विवचनम प्रगयम। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, इदुदेह द्विवचनम, ये च है। ठीक है, और प्रज्ञ प्रज्ञम हलंत वा, ये सूत्र है जो क्या करता है, प्रगय संज्ञा करता है, इसलिए इसको प्रगय विधायक संज्ञा सूत्र कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये व्याख्या आपको इसमें प्रस्तुत करनी है। जैसे कि ये सूत्र कहता है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत, इसमें इकारांत यहाँ पर ई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में दो में उकारांत आ रहा है और इसके बाद में दे में एकारांत आ रहा है। तो आपको सिर्फ स्वर पकड़ने हैं, आगे के 3 स्वर। ठीक है, इकार से इकारांत, उकार से उकारांत और एकार से एकारांत की क्या होती है, द्विवचनम। द्विवचनम, इसका विभाजन करेंगे द्विवचनम, अर्थात द्विवचनांत की प्रगय संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं
हरि एतौ। अब यहाँ जो एतौ है ये द्विवचन है और हरि में जो ई है इसकी क्या हुई, प्रत्यय संज्ञा। उसी प्रकार से विष्णु इमौ, ये भी द्विवचन रूप है और इसमें जो विष्णु का ऊ है ये क्या हुआ, उकारांत। तो उकारांत की द्विवचनांत की प्रत्यय संज्ञा होती है, उकारांत द्विवचनांत की प्रत्यय संज्ञा होती है इदुदेव द्विवचनम प्रज्ञम सूत्र के माध्यम से। ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यों और कैसे होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं लिखना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यण प्रत्याहार अंतर्गत वर्णा लेखनीय। सबको ज्ञात है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को ही आपको यहाँ पे लिखना है। मूलतः 4 ही वर्ण होते हैं य वर ल। ठीक है, तो वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तन्मय इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेदो विधेय। तन्मय जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और इसका सूत्र बताना है कि किस सूत्र से यह तन्मय रूप सिद्ध हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद आपका होगा तत् और मय। आप इसको तद भी कर सकते हैं। ठीक है, परंतु ये दोनों जो वर्ण है तत् और मतलब हलंत त और हलंत द, ये आएंगे आपके यर प्रत्याहार में ही। तो एक सूत्र आएगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये वार्तिक है। ये वार्तिक कहता है कि अनुनासिक प्रत्यय जो मकार है, यहाँ पर अनुनासिक प्रत्यय कौन सा है, मकार, जो ये आया हुआ है, इसके होने से पदांत यर, ये पद के अंत में यर वर्ण का त अथवा द है, इसको अनुनासिक न हो जाता है। अनुनासिक इस द के स्थान पर न हो करके क्या रूप बनेगा आपका, तन्मय। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसका सूत्र लिख दीजिए और संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर वो है तो प्रश्न एक ही अंक का। नेक्स्ट प्रश्न है उपयमुनम विग्रह पूर्वकम समास नामापि लिखत। अर्थात उपयमुनम जो पद है इसका विग्रह करके आपको समास का नाम बताना है। ठीक है, तो उपयमुनम यहाँ पर पद से ही ज्ञात हो रहा है कि उप उपसर्ग आ रहा है, मतलब अव्यय है। जिस प्रकार से अव्यय भाव समास नहीं, उपकृष्णम, अनुरूपम, ठीक है, यथाशक्ति, ये इस प्रकार से प्रथम जो पद अव्यय आता है वो अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको पता भी होगा जब जब भी अव्यय भाव समास की बात होती है तो पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव से समास का पहला पद प्रधान माना जाता है। पूर्व प्रधान यानी कि पहला पद प्रधान हो गया, उसे अव्यय भाव समास करते हैं। इसमें अव्यय पदों का क्या होता है, सुबंध पदों के साथ में समास होता है। ये आप इसके सूत्र में वो सूत्र आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, बट मैं ये कहूंगी आप इसका विग्रह कीजिए और कौन सा समास है उसका नाम आप बता सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पलम सूत्रोल्लेख पूर्वकम विग्रहो विधेय। अर्थात नीलोत्पलम जो पद है इसका विग्रह करना है आपको और दूसरा सूत्र लेख करना है, मतलब सूत्र लेख का तात्पर्य सूत्र बताना है। तो सबसे पहले तो इस में क्या करना है, नीलोत्पलम, इसका विग्रह कर दीजिए नीलम च तद उत्पलम, और आप इसका अलौकिक विग्रह भी कर सकते हैं नील से उत्पल से। परंतु विग्रह तो आपने कर दिया, लेकिन किस सूत्र से हुआ है ये समास, किस सूत्र का है वो आपको बताना है। विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय का जो है वो आपको यहाँ पर बता देना है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, समास तो इसमें भी है और इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका डिफरेंट है दोस्तों। जैसा कि इसमें पूछा है विग्रह पूर्वकम समास नामापि लेखक, अर्थात यहाँ विग्रह करके समास का सिर्फ नाम बताना है, सूत्र लिखने की बात नहीं हो रही है। किंतु इसमें सूत्र लिखने की बात हो रही है विग्रह करके, तो सूत्र लिखेंगे तो साथ में आप समास का नाम बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कहा था कि अगर आप सूत्र लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखना चाहे तो सिर्फ आपको ये तो करना होगा कि विग्रह करके नाम बताना है समास का। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर आपको कहा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, क्रमम अनतिक्रम्य समास नामोल्लेख पूर्वकम समासो विधेयः। अर्थात क्रमम अनतिक्रम्य, ये जो पद हैं, दो पद हैं, इनका समास का नाम लिख करके आपको इसको समासिक पद, इसका समासिक पद बताना है कि ये कौन से समास का है। तो क्रमम अनतिक्रम्य आप इसका कर सकते हैं यथाक्रम, जैसा मैं आपको भी अव्यय भाव के समास का उदाहरण बता रही थी, यथाक्रमम। तो ये इसी का समासिक पद है यथाक्रमम, और ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। अव्ययम विभक्ति समीप, ये आपने सूत्र देखा होगा, यह सूत्र से यहाँ पर समास हुआ है। तो सूत्र तो इसमें नहीं पूछा गया है, किंतु समास का नाम आपसे पूछा है, अव्यय भाव समास, और आपका इसका समासिक पद बताना है, तो यथाक्रमम। ठीक है। अगला प्रश्न है, तच्छ्रुत्वा सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदो विधेयः। अर्थात तच्छ्रुत्वा सूत्रलेख, इसका सूत्र लिख करके संधि का कार्य करना है, संधि विच्छेद करना है। तो तच्छ्रुत्वा का संधि विच्छेद आप करने जाएंगे तो तच्छ्रुत्वा होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए तच्छ्रुत्वा। तच्छ्रुत्वा में इसका दो प्रकार से संधि होता है। ठीक है, ष्टोष्ठनाष्ट सूत्र से त वर्ग का च वर्ग हो करके तच्छ्रुत्वा बनता है, एक रूप ये बनता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, और एक रूप ये बनता है। तो ये विकल्प से होते हैं। अभी ये जो रूप आप बनाएंगे तो ये एक सूत्र आता है शो अति, इस सूत्र से झय अर्थात यहाँ पर जो श है उसका विकल्प से छ आदेश हो करके, मतलब ये छ हो जाता है श का विकल्प से, तो यहाँ पर तच्छ्रुत्वा ये रूप बन जाता है। इसमें पूछा क्या गया है कि सूत्र बताना है आपको। ठीक है, तो आप शो अति ये सूत्र बताएंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई समस्या न हो इसको करने में। ये अवगर अ है। ठीक है, इस सूत्र से यहाँ पर आपका तच्छ्रुत्वा रूप सिद्ध होता है और संधि आपको इसकी करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो मैंने आपको बता दिया तच्छ्रुत्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एते जनाः ग्रामं गच्छन्ति वाच्य परिवर्तनम क्रियेताम्। ये जो पंक्ति है एते जनाः ग्रामं गच्छन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, तो आपको जब भी वाच्य परिवर्तन की बात आती है तो ये रूल सामने आता है कि प्रथमा विभक्ति हमेशा तृतीय विभक्ति में बदल जाती है, किंतु शर्त यह है कि जिस वचन की वो होगी उसी वचन के पद में वो बदलेगी। तो यहाँ पर एते जना जो पद है, एते प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और जना भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? जैसे एते का तो हो जाएगा एतैः और जनाः का हो जाएगा जनाभिः। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रामम जो कर्मवाच्य है, मतलब ये कर्म पद है, इसमें कर्म का मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति में चेंज हो जाएगा, तो ग्रामः गच्छन्ति का गम्यन्ते। देखिए ये बहुवचन है, आपको क्रिया से भी ज्ञात हो रहा है, यहाँ पर जो प्रथम पद है उससे भी ज्ञात हो रहा है कि ये बहुवचन रूप है। तो एते जनाभिः ग्रामं गम्यन्ते, ये आपका वाच्य परिवर्तन हुआ। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में। अब जैसा कि दोस्तों मैंने पूर्व में आपको बताया था कि प्रश्न संख्या 1 में इसके अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेशन जो ए प्रश्न के नाम से था, उसके 10 उप क्वेश्चन थे, वो हमने आपको बताया सब क्वेश्चन। ठीक है, और अब बी वाला जो प्रश्न है इसके 5 सब क्वेश्चन हैं, तो ये आपको मतलब करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आ रहा है तो एक कर दिया, नहीं आ रहा वो नहीं किया। आपको ये प्रश्न कंपलसरी है, तो ये अटेम्प्ट करना ही होगा और संस्कृत भाषा में करना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्रलेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोगः संस्कृत भाषया निर्णयः। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित जो पद है उनका सूत्रोल्लेख पूर्वकम अर्थात सूत्र लिख करके
यह सूत्र लिखने से पूर्व विभक्ति का कार्य करना है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है, कौन से सूत्र से क्या रूप बना है, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्यति भृत्यम भृत्येन वा कटम। कार्यति भृत्यम भृत्येन वा कटम, इसमें विकल्प से आपका जो है कारक है। ठीक है, विकल्प से इसमें होगा, जैसे कि दोनों ही पद रेखांकित है तो कार्यति शब्द में कृ धातु है जो अण्यन्तावस्था है, अण्यन्तावस्था की है। अतः इस उसमें उस कारण से हिक्रोरण्यतरश्याम एक सूत्र आता है, हिक्रोरण्यतरश्याम, इस सूत्र से विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, और कर्मणि द्वितीय, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। इसके उपरांत आप बता सकते हैं कि विकल्प के अभाव में तृतीय विभक्ति होकर के भृत्यन रूप बनेगा। पहले तो आप द्वितीय विभक्ति के बारे में बताएंगे कि कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई विकल्प के अभाव में, क्योंकि मैंने आपको बताया हिक्रोरण्यतरश्याम, क्योंकि यहाँ पर कृ धातु आ रही है और हिक्रोरण्यतरश्याम जो सूत्र है ये इसमें हे और के धातुएं आती हैं तो उसका कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर के धातु आ रहे हैं कार्यते शब्द में, तो कृ धातु होने से यहाँ पर अण्यन्तावस्था है। ये चीजें आपको मैंने अण्यन्तावस्था ये सारी चीजें क्लासेस में बताई है, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये समझिए कि हिक्रोरण्यतरश्याम सूत्र से ह्री अथवा कृ से बनने वाले जो भी शब्द हैं उनकी अण्यन्तावस्था होती है और उस कारण से हिक्रोरण्यतरश्याम सूत्र से विकल्प से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म संज्ञा जो पद है उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और विकल्प के अभाव में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको एक्सप्लेन भी करनी है। ये नहीं है कि एक का बता दिया भृत्यम कैसे बना है और भृत्येन नहीं बताया, तो वो भी फिर हाफ मार्क्स ही मिलेगा, मतलब दो मार्क्स का ये है तो एक ही अंक मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रूरम अभिक्रुध्यति। क्रूरम जो कि रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद में आपको बताना है कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के माध्यम से ये है। तो इसका विभाजन करेंगे आप, तो क्रूरम अभिक्रुध्यति ये आपका विभाजन हुआ है। ठीक है, अब क्रूरम अभिक्रुध्यति एक सूत्र आता है, क्रुद्रह रूप सृष्टियो कर्मः। ये इसमें क्रुद और ध्रुव आदि धातुओं का जब भी प्रयोग किया जाता है तो ये सूत्र के माध्यम से इसमें कर्म संज्ञा होती है। अतः यहाँ पर क्रूरम इसमें कर्म संज्ञा है। क्रोध मतलब क्रुद धातु प्रयोग की गई है क्रुद्यति में। ठीक है, क्रुद का मतलब है क्रोध करना, तो क्रूरम अभिक्रुध्यति, अभी उपसर्ग पूर्व क्या प्रयोग किया गया है, क्रुद धातु, तो इसके योग में यहाँ पर क्रूरम में कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय से, ठीक है, ये कर्मणि द्वितीय वाला सूत्र लग जाएगा, फिर इससे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आपको क्या बतानी थी, इसमें रेखांकित पद में सूत्र बताना था, जो मैंने आपको बताया क्रुद्र रूप सृष्टियो हो कर्मः। इसके अलावा आपको कौन सी विभक्ति है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षणाकाणः। अक्षणाकाणः में यहाँ पर अक्षणा रेखांकित पद है और अक्षणा में कौन सी विभक्ति है किस सूत्र के माध्यम से वो बताने। तो यनांग विकार आपको पता होगा, जिस भी अंग में विकार दिखाई दे उसी में तृतीय विभक्ति होती है। तो अक्षणा मतलब आंखों में, यहाँ पर आंखों से वो काणा है ऐसा ज्ञात हो रहा है, तो यनांग विकार सूत्र से क्या हो जाएगा, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि अक्ष यहाँ पर एक अंग है। तो अंग किसमें है, मतलब विकार किसमें है, आंख में है, तो उसी की यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी एनांग विकार सूत्र के माध्यम से। ठीक है, आपको ज्ञात भी होगा। पापा जुगुप्सुते, पापा जुगुप्सुते, इसमें कौन सी विभक्ति है, पापा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पापा जुगुप्सुते। तो यहाँ पर जो शब्द है पापा और जुगुप्सुते, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसका विभाजन करेंगे पापा और जुगुप्सते। विभाजन से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि इसमें पंचमी विभक्ति है, अर्थात अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
लेकिन इसके पूर्व में एक और सूत्र लगेगा, वो है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यान। ये वार्तिक है, ठीक है। इस वार्तिक से अपादान संज्ञा होगी और इसके बाद में अपादानी पंचमी सूत्र से रेखांकित पद में क्या हो जाएगी, पापाद में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातुः स्मरति, अर्थात यहाँ पर जो मातुः रेखांकित पद में इसमें क्या विभक्ति है, कौन से सूत्र से है वो बताने हैं। तो मातुः पद से ज्ञात हो रहा है कि इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठ शेष है, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर के मातु रूप बनता है, क्योंकि ये कर्म की अविवक्षा के संबंध में है, ठीक है। तो आपको पद से भी ज्ञात हो रहा है और षष्ठी में षष्ठी शेष सूत्र आपका इसमें लगाना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके कार्य से संबंधित जो उदाहरण पूछे गए थे ये आपको सॉल्व करने हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। तो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या सी का देखते हैं। ये है अधोलिखिता नाम सूत्राणामयो उदाहरणानि संस्कृते 3-4 पंक्ति में लेख्यानि। ये 3-4 पंक्तियों में आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं जो कि मूलतः व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। वो संस्कृत भाषा में उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत करना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सूत्र है आदिरंतेन संहिता, जो कि संज्ञा प्रकरण से संबंधित है। ये कहता है कि आदि वर्ण अर्थात प्रारंभ का, आदि का मतलब यहाँ पर प्रारंभ का वर्ण है, शुरुआती वर्ण। तो प्रारंभ का वर्ण अंतिम आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण, इत वर्ण का मतलब है जो हलंत है। तो आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण, आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बता देती हूँ। आपने अच प्रत्याहार का नाम सुना होगा। प्रथम प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। इसमें मूलतः अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ तथा औ शामिल हैं। इसमें च का चूंकि हलंत है तो ये नहीं आएगा। अब च में यहाँ पर अच प्रत्याहार से ये ज्ञात हो जाता है इसका प्रथम वर्ण, ठीक है, और अंतिम वर्ण। आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से ये एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है। इससे ज्ञात हो जाएगा कि अच वर्ण में जितने भी वर्ण आते हैं वो अच प्रत्याहार से बोध करवाए जाते हैं या उससे ही बोध होते हैं, ठीक है। तो ये आदिरंतेन संहिता सूत्र कहता है कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के साथ, आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व में जितने भी यहाँ पर ये बीच में वर्ण आए हैं इन वर्णों का समष्टि रूप यानी रूप में एक तरीके से बोध करा देता है, ठीक है। अर्थ से ज्ञात हो जाएगा आपको कि इसमें ये वर्ण शामिल होते हैं। तो ये आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र क्या है? ये टी संज्ञा विधायक सूत्र भी इसको कहते हैं। कभी कभी एक अंक में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि टी संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, ठीक है। ये लिखिए, तो आप लिखेंगे अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी ये सूत्र कहता है कि यह सूत्र जो है टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये आपको ज्ञात हो गया। ये सूत्र टी संज्ञक वर्णों को बताता है। टी का मतलब है, जैसे आप इसकी वृत्ति बताएंगे अचह अंत्य आदि टी, यानी कि किसी भी शब्द के अंतिम से आदि अच वर्ण की टी संज्ञा होती है, या किसी भी शब्दों के अंतिम स्वर और यदि उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन हो तो वो भी टी संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण है राजन। तो यहाँ पर राजन में से अन, जो कि अंतिम जो वर्ण है ज, इसमें अ मिला हुआ है, तो अचो अंत्यादि मतलब कि अच वर्ण की टी संज्ञा होगी। तो अच वर्ण इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? अ है, जो कि ज में मिला हुआ है। तो इसके बाद में अ के बाद में यहाँ कौन सा वर्ण आया है? न, हलंत न। तो अच वर्ण के बाद में जितने भी वर्ण होंगे उनकी टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर अन की टी संज्ञा होगी, ठीक है। ये उदाहरण आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है दोस्तों दिक् संख्य संज्ञायाम। दिक् संख्य संज्ञायाम जो सूत्र है ये
मूलतः समास से दिया गया है अर्थात समास का सूत्र है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिशावाचक तथा संख्यावाचक का संज्ञा में ही समान अधिकरण वाले समक्षुबंध के साथ में समास होता है, किंतु ध्यान रहे ये विकल्प से होता है। और उदाहरण सहित आपको ये बात 3 से 4 पंक्तियों में बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये कारक से संबंधित प्रश्न है अर्थात कारक का सूत्र है। तो ये कहता है कि जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, यानी कि राम के जाने के बाद में दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। राम जब वन में गए तो यहाँ पर रामे इसमें कर्ता है, ठीक है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति हो गए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, इसमें रामे में सप्तमी विभक्ति हो गई। जो क्रिया हुई है गते जाने की, उसमें भी रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। तो सूत्र कहता है कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में जो पहले क्रिया हुई राम के जाने की अर्थात गते गए उसमें, और ये इसके जो कर्ता है राम, उसमें क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। तो राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पर ये इसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है दोस्तों लशको तद्धिते। लशको तद्धिते एक ऐसा सूत्र है जो नॉर्मली व्याकरण में अधिकतर जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्यय में भी देखेंगे इसको कि इत संज्ञा करता है बहुत सी जगह पर। ठीक है, बहुत सी जगह पर मतलब करता ही है। तो तद्धित प्रत्ययों में जो भिन्न प्रत्यय हैं उन भिन्न प्रत्ययों में प्रत्ययों की आदि में स्थित क्या? ल वर्ण, हलंत ल, हलंत श तथा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आगे? क ख ग घ ग की इस संज्ञा इस सूत्र से होती है। क्योंकि इस सूत्र से ही ज्ञात हो रहा है ल, फिर श, फिर क से ज्ञात हो गया क वर्ग। तो इनकी इत संज्ञा इस लशको तद्धित के सूत्र के माध्यम से होती है। जैसे लुट में ल की शानच में श की और त्वा में क। क्योंकि आप देखते होंगे ये कई लोग इसको गलत पढ़ते हैं, कतवा बोलते हैं, जबकि ये कतवा नहीं होता है, ये त्वा प्रत्यय होता है। यहाँ पर क जो हलंत है ये आधा क है, इसकी इत संज्ञा इसी सूत्र के माध्यम से होती है, लशको तद्धित के सूत्र के माध्यम से। इसलिए इसका उच्चारण कई लोग गलत करते हैं, कतवा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको त्वा प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, और लुट में भी ल की इस संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है। क्योंकि यहाँ पर ल मैंने आपको बताया है, शानच में श, लशको तद्धित कैसे होती है। तो उम्मीद करती हूँ इस सूत्र का तात्पर्य आपको ज्ञात हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत काव्यशास्त्र वक्रोक्ति सिद्धांत से स्थानम विमृश्यताम, अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत का स्थान आपको बताना है। देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य कुंतक, उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है कि इसे काव्य की आत्मा कहा है वक्रोक्ति को। और काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कुंतक से पहले भी होता था, मतलब उपलब्ध था, पर यह अर्थ में नहीं मिलता था जिस अर्थ में कुंतक ने बताया है। तो जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है वो है, जैसे इन्होंने वक्रोक्ति का अर्थ बताया है। पहले आप वक्रोक्ति का अर्थ बता सकते हैं आंसर लिखते वक्त। जैसे कि वक्र का इसका विभाजन करेंगे, वक्रोक्ति शब्द है तो इसका विभाजन करेंगे वक्र धन उक्ति। ठीक है, उक्ति, वक्र धन उक्ति। तो वक्र का अर्थ है यहाँ पर कुटिल या फिर विलक्षण, और उक्ति का अर्थ है कथन या कुछ भी कहना। तो यहाँ इसका पूरा तात्पर्य ये हुआ, वक्रोक्ति से अभिप्राय है विलक्षणता से भरा हुआ कथन। ठीक है, विलक्षणता से भरा हुआ कथन किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती है, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही एक तरीके से वक्रोक्ति है। ठीक है,
तो ये वक्रोक्ति का यहाँ पर अर्थ है। और वक्रोक्ति सिद्धांत का स्थान आपको बताना है, जो कि काव्य शास्त्र में मूलतः कितने सिद्धांत हैं वो आप बता सकते हैं नॉर्मली, परंतु उसमें वक्रोक्ति सिद्धांत का क्या स्थान रहा है वो आपको बताना है। विशेषकर आचार्य कुंतक की आपको इसके विषय में बताना है कि इनके पहले भी जो है वक्रोक्ति शब्द का उपयोग होता रहा है, किंतु इन्होंने जिस तरीके से जो परिभाषा प्रस्तुत की है वैसा अर्थ या परिभाषा पूर्व में प्रस्तुत नहीं की गई, अतः इन्हीं को इसी का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये आपको एक संक्षिप्त रूप से निबंध आप कह सकते हैं संस्कृत में लिखना है। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से संस्कृत में लिखना है, ये समास से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण शास्त्रे समासम आश्रित निबंधो लेख्यः। तो ये काव्य शास्त्र से संबंधित था, जिसमें आपको वक्रोक्ति सिद्धांत का स्थान बताना है, और ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, जिसमें आपको समास पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, पहले आप समास के विषय में बता सकते हैं कि समास क्या है, इसकी सामान्य परिभाषा आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार के समास हैं, और समासों के भी उपभेद आप बता सकते हैं, जैसे कि तत्पुरुष के कितने भेद हैं। तो ये सारी चीजें आपको संक्षिप्त रूप से बतानी है संस्कृत भाषा में। और समास क्योंकि आपको क्लासेस में भी इनका अध्ययन करवाया गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी कि कितने इनके उपभाग, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको डायग्राम बना करके क्लास में बताई है। ठीक है, तो ये आप इसको ना डायग्राम फॉर्म में कीजिएगा, मतलब चार्ट वगैरह बना करके अच्छे तरीके से आप दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, और सूत्र से संबंधित या उदाहरण से संबंधित भी आपके इस वीडियो के अंतर्गत कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, टाइमली आपको रिप्लाई किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।